everyone, Namaskar. So in this particular session we are going to talk about two most important latest developments that have been happening जो कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है and it is in news since quite a few time now. So first is your maternity leave या maternity benefit act which is now a fundamental right. तो कल ही का ये न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में डाला है. एंड सेकेंडली वी आर क्वाइट ऑफन नाउ लिसनिंग द टर्म ऑफ जीरो FIR. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द मणिपुर इंसर्जेंसी जो कि चल रहा है अभी, उससे रिलेटेड जीरो FIR भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन. So first is the Maternity Benefit Act. What happened is, let's move on to the background and then talk about the topic. So 1996 में there was a woman जिसने maternity leave लिया था for 3 months. This woman who took leave because of her pregnancy, suppose delivery she took the leave, and उस समय पे रूल ये था कि आउट ऑफ 365 डेज फॉर अ डेली वेज अर्नर, ठीक है, फॉर अ डेली वेज लेबरर या अर्नर, आउट ऑफ 365 डेज यू हैव टू वर्क फॉर 240 डेज, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द मनी, इन ऑर्डर टू गेट द मनी आउट ऑफ योर वर्क. तो 240 दिन का काम आपको करना था अगर आप डेली वेज अर्नर हैं. बट द लेडी हु टुक द मैटरनिटी लीव आफ्टर गिविंग बर्थ, ठीक है, फॉर 3 months, इन्होंने सिर्फ 156 डेज के लिए काम किया था इंस्टेड ऑफ द रिक्वायर्ड 240 डेज. तो 240 दिन के बजाय इन्होंने सिर्फ 156 दिन के लिए काम किया था. बट ऑन द अकाउंट ऑफ अ डिलीवरी शी वॉज अनेबल टू मीट द ईयरली रिक्वायरमेंट विच वॉज 240 डेज. ठीक है, सो ट्रिब्यूनल ने रूल किया कि वुमेन मैटरनिटी लीव, अच्छा उस समय पे देयर वाज नो केस, देयर वाज नो नथिंग लाइक अ मैटरनिटी लीव, ठीक है, ऐसा कोई प्रोविजन उस समय नहीं था. सो ट्रिब्यूनल ने ये रूल आउट किया कि वुमेन मैटरनिटी लीव शुड बी कंसिडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेक्शन 25 Clause B, Subclause 1 of Industrial Dispute Act, meaning the tribunal said that it should be considered as the paid leave and not an unpaid leave. If a woman is taking maternity leave, that should be considered as a continuous service. मतलब आप उसको paid leave की तरह treat करेंगे, ना कि unpaid leave की तरह, ठीक है. Now क्योंकि उस समय पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं था, सो दिस रूल आउट जो कि ट्रिब्यूनल ने दिया वो कहाँ से दिया, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से आया. सो द ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट her period of maternity leave would be deemed to be continuous service in view of provisions of the Industrial Dispute Act. This is very important for us to note, right? Because उस समय ऐसा कोई provision नहीं था. Now what happened is state filed the instant petition and argued that since there is no provision in department for granting maternity leave to female daily wage worker, therefore she is not allowed and the tribunal could not give such directions. State said that there was no provision in the department for granting maternity leave to the female daily wage earner या worker in 1996. तो what happened is state ने ये बोला कि जो ट्रिब्यूनल का रूल आउट आया है, ट्रिब्यूनल का रूल आउट किसके बेसिस पे आया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बेसिस पे आया, जिसमें कि ट्रिब्यूनल ने ये रूल आउट किया दैट इवन द डेली वेज अर्नर इज इंटाइटल्ड फॉर अ पेड मैटरनिटी लीव एंड फॉर द पीरियड दैट शी इज टेकिंग द लीव दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड. लेकिन स्टेट ने ट्रिब्यूनल के खिलाफ इसीलिए एक पिटीशन को फाइल किया और ये आर्ग्यू किया कि डिपार्टमेंट में मैटरनिटी लीव
किसी फीमेल डेली वेज वर्कर को देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है. What happened next is state government then moved to the high court. So basically हिमाचल प्रदेश का ये केस है, and the state government moved the high court against an order of Himachal Pradesh Administrative Tribunal which granted the benefit of maternity leave to respondent who was engaged on a daily wage basis. तो basically state government जो है वो high court को अपील करती है, high court को approach करती है against the tribunal, against the Himachal Pradesh Administrative Tribunal, जिसने की बेनिफिट दिया मैटर्निटी लीव का टू द लेडी, टू द फीमेल हु वाज अ डेली वेज वर्कर हु टुक द मैटर्निटी लीव. हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने रिआइटरेट किया कि एवरी वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर पोस्ट शी इज होल्डिंग, वो सीईओ हो, वो डायरेक्टर हो, वो जिस भी लेवल पे हो, उनका जो भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो, शी इज एंटाइटल्ड टू मैटर्निटी लीव. एंड मैटर्निटी लीव एम्स टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरहुड. बेसिकली व्हाट द कोर्ट रिआइटरेटेड इज the pre-delivery part of a woman when she wants the leave, and also the postpartum thing after the child has been delivered. Uske baad bhi the woman is entitled for leave for her own body to recover, for her own rest and recovery, and also for the child, also for the baby. So it aims to protect the dignity of motherhood and ensure well-being of both the woman and the child. A bench of justices Tarlok Singh Chauhan and Virinder Singh remarked. This is what Himachal Pradesh High Court reiterated. ठीक है, this is what they said कि no, even the pre-delivery period and the postpartum period, the post-delivery period is very important, and the leave must be granted to every woman. Every woman should be entitled to a maternity leave, be it a daily wage worker, be it a CEO of a company, a director of a company, or a normal female who is just an employee in a company, right? तो maternity leave एक ऐसी चीज है जो irrespective of the employment status, every woman has the right to get the maternity leave. So in this case, what happened is, since she was a daily wage woman employee at the time of advanced pregnancy, and she could not have been compelled to undertake hard labor, as it would have been detrimental not only to her health but also to the child's health, right? So the maternity leave is a fundamental human right of the respondent which could not have been denied, जिसको deny नहीं किया जाना था, because she was already in the advanced stage of her pregnancy at that moment, the woman जिनके ऊपर ये केस है. So it would be detrimental अगर हम उनको भी leave नहीं देते, not only for her own health but also detrimental to the child's health. Therefore, clearly the action of the petitioner is violative of the articles 29 and 39D of the Constitution of India. This is what the case remarked, this is what the court remarked looking to the case. So what are the articles 29 and 39D? इन दोनों आर्टिकल्स के बेसिस पे हमारे को ये समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने जो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने का डिसीजन लिया है मैटर्निटी लीव को, वो यहाँ से आया. सो आर्टिकल 29 pertain to protection of interest of minorities, and 39D relates to adequate means of livelihood to all the citizen, right? So article 29 and 39D becomes most important for us to note here. Now, अच्छा, अब मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जब आया, इट वाज इन 1961, ठीक है. सो 1961 वाला जो एक्ट था, वहां पे जो प्रोविजन थे, आई विल टेल यू इन वेरी ब्रीफ. 1961 वाले प्रोविजन में जो है 12 वीक्स का लीव वॉज ग्रांटेड. देन दिस 1961 का एक्ट गॉट अमेंडेड इन 2017, जहां पे हमने 26 हफ्ते की लीव ग्रांट करने का प्रोविजन डाला. सो इन 2017 26 वीक्स मैटर्निटी लीव वॉज ग्रांटेड. द कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट denying maternity benefits to any woman regardless of her employment status would amount to a violation of principles of
इक्वालिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 15 की भी बात कहीं ना कहीं की जा रही है यहाँ पे। एंड द बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है जिसने कल फैसला किया है, डिसीजन आया है, उन्होंने एक केस को रेफर किया। व्हाट इज द केस? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स मस्टर रोल 2000, जहां पे एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 का जो प्रोविजन है, जिसमें कि विमेन को मैटरनिटी लीव जो एंटाइटल की जा रही है, even those women who are engaged on a casual basis or on a master role basis, daily wage, and not only those in regular employment, in the sense that this case, Municipal Corporation of Delhi के केस में this has been clearly stated कि regardless of her employment status would amount to violation of principles of equality, right? तो ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टर है तो हम उनको मैटरनिटी लीव दे सकते हैं, और अगर कोई डेली वेज अर्नर है तो हम उन्हें नहीं दे सकते, या ऐसा कोई प्रोविजन उस समय नहीं था। तो द वुमन हु इज वर्किंग एज अ डेली वेज वर्कर, शी shouldn't be entitled for a maternity leave. This is what the case told. Irrespective of the employment status, the woman should get the maternity leave. Now talking about Article 15 Clause 3, which says, which has enabling provision for making special provisions for women, and therefore class legislation can be brought for the benefit of mothers and for a gender just society. ठीक है? During the period of motherhood, even before delivery and after delivery, the female needs time, she needs rest to recover, she needs time for the baby. In fact, in today's time, natural birthing के अलावा भी people are preferring different modes of giving birth, right? IVF है, surrogacy है, adoption है. So think it like this. Not only in the case of natural pregnancies, but also with all different options of having a child, be it IVF, be it surrogacy, you are getting the child at a very small age. मतलब the kid which you are getting, even if you are getting your child through the method of surrogacy, आपको बच्चा तो छोटा ही मिल रहा है ना, you need to take care of the child. So it's not that just because you have opted for surrogacy, just because you have adopted a child, you don't need a leave. You need a leave in that case as well. ठीक है? The child needs your care, the child needs your attention. So this is what Article 15 Clause 3 specifies in this context and for a gender just society. So Maternity Benefit Act of 2017 is one such legislation in this direction, right? तो 15 Clause 3 Article 29 and 39D जो है वो important हो जाता है इस केस में। and 2017 वाला जो बेनिफिट एक्ट है, इसने अभी हमने बताया, इसने 1961 वाले एक्ट को अमेंड किया। अमेंडमेंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव, ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव को इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम एग्जिस्टिंग 12 वीक्स विच वाज इन 1961 टू 26 वीक्स इन 2017, thereby giving more time for the mother along with the financial stability, right? So this was about the Maternity Benefit Act. Since now this is a fundamental right as declared by the Supreme Court, हमारे को important ये हो जाता है कि we should know the clause of 15(3), Article 15 Clause 3, then we should know the couple of articles associated with this case, which is Article 29 and 39D, right? Another topic which is in news, very much common in news, is zero FIR. So what is zero FIR? Zero FIR का मतलब ये हुआ कि जब एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर की जाती है रिगार्डलेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ मिस्ट्री है, जो डेथ केस है, उस केस में उनके फादर ने केस रजिस्टर किया था पटना में, बट हिज डेथ हैपेंड इन मुंबई, राइट? सो दिस इज अ केस ऑफ जीरो FIR। मतलब यू कैन रजिस्टर द केस at your convenience nearby
wherever you are nearby police station में जाके आप अपने केस को रजिस्टर कर सकते हो, and then it is the responsibility of the police station कि आपको परेशान हुए बिना, तो आपको परेशान हुए बिना यहाँ पे जहाँ पे आपने केस रजिस्टर किया है, इस पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ के जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में जाके उस केस को वो ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे उसको रजिस्टर करेंगे. नाउ व्हाई 0 FIR? बिकॉज जब आप अपनी कन्वीनियंस पे, जो विक्टिम है वो अपनी कन्वीनियंस पे नियर बाय पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करेगा तो FIR नंबर जनरेट नहीं होगा. नंबर तब जनरेट होगा जब उस इंसिडेंट की जगह का जो पुलिस स्टेशन है, सो द पुलिस स्टेशन दैट फॉल्स इनटू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंसिडेंट, जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है, जब ये केस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तब FIR को वहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा. 0 FIR मीन्स इस केस का कोई नंबर अलॉटमेंट नहीं होगा एट द इनिशियल पुलिस स्टेशन जहाँ पे इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट सिंस दैट पुलिस स्टेशन इज नियर बाय एंड कन्वीनियंट फॉर द विक्टिम टू रजिस्टर द केस, इसलिए इसको हम 0 FIR कहते हैं. So when a police station receives a complaint regarding an alleged offence that has been committed in the jurisdiction of another police station, it registers an FIR and then transfers it to the relevant police station for further investigation. So this is called a 0 FIR and no regular FIR number is given. It is not allotted. ठीक है? After receiving the 0 FIR, the relevant police station registers a fresh FIR and starts the investigation. Now, provision कहाँ से establish होता है? So, provision of a 0 FIR came up after the recommendation of Justice Verma Committee during the Nirbhaya case in 2012. So, which was constituted to suggest amendments to the criminal law in a bid to provide for faster trial and enhanced punishment for criminals accused of committing sexual assault against women, according to a 2020 circular released by the Pondicherry government. और ये जो कमिटी थी, जस्टिस वर्मा कमिटी, ये निर्भया केस के टाइम पे कंस्टिट्यूट की गई थी. सो पर्पस क्या है FIR का, 0 FIR का? ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द विक्टिम डजंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट द पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर. तो ऐसा नहीं है कि विक्टिम को ही पिलर टू पोस्ट जाना पड़ रहा है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है बार बार अपने केस को रजिस्टर करने के लिए. द विक्टिम कैन रजिस्टर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, द 0 FIR एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और फिर ये उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में जाके उस केस को ट्रांसफर करें. सो द प्रोविजन इज मेंट टू प्रोवाइड speedy redressal to the victim so that timely action can be taken after filing of the FIR. Now, FIR क्या है? See, since last 2-3 years, we are seeing that for the Indian polity segment, UPSC is moving beyond the normal law and normal politics. It has asked questions from criminal laws since last 3 years, right? So, अपने को ये important है कि हम ऐसी news जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, we must have a hold on to such topics. So, what is an FIR? The term FIR is First Information Report. ये CRPC में, IPC में कहीं पे डिफाइन नहीं की गई है, बट इन पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC is known as First Information Report. Now, what is section 154? It is the information in cognizable cases. Now, what are cognizable offense? Cognizable cases होते क्या है? So these are the offenses for which the police is empowered to make an arrest without a warrant or a prior permission from the court. So police can make an arrest without the information or the permission from the court. This is a cognizable offense, and 154 says that every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, can be read over to the informant
and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as state government may prescribe. ठीक है, this might be a bit too much for us, but then we can't believe UPSC to ask any such question. Now, there's another provision, that is a copy of information as recorded shall be given forthwith free of cost to the informant. And in a sense, then there are three elements of an FIR. Let's have a look. First is information must relate to the commission of a cognizable offense. Cognizable offense के commission पे ही वो information relate होनी चाहिए. Second is it should be given in writing or orally to the head of the police station, या तो writing में या orally वो information police station में जानी चाहिए. And third element is it must be written down and signed by the informant, and its key point should be recorded in a daily diary. तो ये हो गए हमारे FIR के 3 elements, right? So this was it for this video. ये 2 topics काफ़ी hot हैं इस समय, latest हैं जो news में चल रहे हैं. So thank you and I'll see you in the next video.